नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज दो अलग अलग खबरों को लेकर आपके बीच हूँ। एक तो यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रेत की अवैध खुदाई चल रही है, ये नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 महीने की बीजेपी की सरकार में ही ये हो रहा है। इसके पहले 5 बरस भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में भी यही हुआ। उसके पहले भाजपा सरकार के रहते हुए भी यही हुआ। हर वक्त यही होता है। सरकारें केवल रेत की खदानों को नीलाम करने की नीतियां बदलते रहती हैं, लेकिन कारोबार पूरा का पूरा 2 नंबर का रहता है। रेत का, गिट्टी का, मुरम का, सारा कारोबार 2 नंबर का रहता है। बड़े पैमाने पर चलता है, संगठित रूप से चलता है, सत्ता की मेहरबानी से चलता है। लगे हाथों ऐसा ही दूसरा कारोबार मैं आपको बतला दूं। कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर से लगा हुआ म्युनिसिपल के इलाके में अवैध प्लॉटिंग चल रही थी। बहुत बड़े इलाके में अवैध प्लॉटिंग चल रही थी। उसको म्युनिसिपल ने जाके सड़कों को तोड़ा है, वहाँ गड्ढे किए हैं, चल रहा है। यानी इतनी अवैध प्लॉटिंग होती है कि सड़कें पक्की सड़कें बना दी जाती हैं, खंबे लगा दिए जाते हैं लाइट के लिए, नालियां बन जाती है, प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है और पूरा का पूरा गैर कानूनी रहता है, पूरा का पूरा अवैध रहता है। मैंने पिछले कई वर्षों में लगातार ये देखा हुआ है कि सत्ता की मेहरबानी से और साथ साथ विपक्ष की भी मेहरबानी से ये कारोबार चलते हैं दोनों तरह के। रेत, मुरम, गिट्टी, इसकी अवैध खुदाई, अवैध गिट्टी बनाना, क्रशर चलाना, ये सारा का सारा 2 नंबर में चलता है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। इसी तरीके से सरकार किसी की भी रहे, अवैध प्लॉट कटते हैं, उसमें करोड़ों रुपए दाम वाले प्लॉट भी बिकते हैं, अवैध रहते हैं पूरे, कोई नक्शा पास नहीं है, कुछ नहीं है, बिक रहे हैं। मैं ऐसी कई अवैध कॉलोनियों के बारे में जानता हूं जिसमें सत्ता और विपक्ष के कुछ सबसे बड़े नेताओं के परिवारों के लोग रहते हैं। और लोग भी जानते होंगे, मैं अकेला ही ज्ञानी नहीं हूं। यहाँ पर लोग जानते हैं इस बात को अच्छे से। और बड़े बड़े लोगों का नाम जब अवैध धंधों में जुड़ जाता है तो ये साफ हो जाता है कि इसके ऊपर आसानी से कार्रवाई नहीं होगी। इस अवैध प्लॉट को खरीदना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इतने बड़े नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। कुछ ऐसे अवैध कॉलोनाइजर मैंने पिछले वर्षों में देखे हैं जिनमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारियों के परिवार के लोग थे। मेरा इतना कहना काफी है, जानकार लोग इस बात को अच्छे से जान जाएंगे। अवैध कॉलोनी पूरी की पूरी बना लेते हैं, पूरी की पूरी बेच देते हैं। जिन किसानों की जमीन रहती है उन्हीं के नाम से रजिस्ट्री करवा देते हैं, वो बेच रहे हैं और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस को मालूम रहता है ये पूरी कॉलोनी अवैध है, वो पूरी तरीके से रास्ता निकाल कर चलते हैं कि कैसे इसका रास्ता निकाला जाए। आज प्रदेश में जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, वो रायपुर के कलेक्टर रह चुके हैं, और जिलों में भी रहे लेकिन रायपुर के भी कलेक्टर रहे। उनको अच्छी तरह मालूम है कि कैसे अवैध कॉलोनियां बनती हैं, कैसे अवैध रेत खदानें चलती हैं, कैसे रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्री करता है अवैध प्लॉट की, अवैध जमीन की। सरकारों में सबको पता रहता है। हालत यह है कि राजधानी रायपुर की जो सबसे महंगी कॉलोनियां हैं उनमें ग्राहक प्लॉट खरीदना शुरू कर सकें इसके पहले जो संबंधित विभाग रहते हैं, वो उसके बड़े अफसर और बड़े नेता, विपक्ष के, सत्ता के, कहीं के भी पत्रकार भी रहते होंगे कुछ एक, ये लोग प्लॉट उसमें पहले अपना छांट लेते हैं कि ये प्लॉट हमारा रहेगा। इसके बाद फिर वो जितना चाहें उतना धड़ल्ले से अवैध काम करते रहें। आखिर इतना हौसला होता कैसे है किसी का? अगर सत्ता की मेहरबानी न रहे तो दर्जनों एकड़ जमीन खरीद लेना, उसके ऊपर सड़कें बना लेना, खंबे लगा लेना, बिजली दौड़ा देना, नाली बना लेना,
उसके इश्तहार करना या दलालों के मार्फत खबर भेजना और ज़मीनों को बेचना, ऐसा हो कैसे सकता है। मैं अवैध रेत खुदाई, जो छत्तीसगढ़ के हर जिले से ये खबर आती है अवैध रेत खुदाई की, मैं देखता हूँ उसमें बड़ी बड़ी चेन माउंटेड मशीनें लगाते हैं। चेन माउंटेड मशीनें जिसको किसी ट्रक के ट्रेलर से ले जाके वहाँ उतारते होंगे, नदी किनारे रेत में उसको खड़ा कर देते हैं। जो मुझको कहा गया है वो ये है कि जो सबसे बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं जिनमें कोयला, मुरम या रेत, गिट्टी इनको ढोया जाता है, आजकल बहुत बड़ी गाड़ी चलती है, चाहे उतने वजन के लायक सड़कें बनी हो कि न बनी हो। गांव की सड़कें जो PMGSY की सड़कें कहलाती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, उतने वजन के लायक बनी नहीं रहती हैं, लेकिन उतनी बड़ी बड़ी लदी हुई गाड़ियां वहां से दौड़ती हैं। सड़कों का जो होना है हो जाए। कॉलोनी में जहां बहुत मजबूत सड़कें नहीं बनती हैं, वहां पे इतनी लदी हुई गाड़ियां आती हैं। इतनी बड़ी गाड़ियों से कम में कोई बिल्डिंग मटेरियल आज सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं होते। तो हालत ये है कि चेन माउंटेड जो मशीनें हैं वो इतनी बड़ी गाड़ी, जो सबसे बड़ी गाड़ी है, उसको 3 या 4 मिनट में उसको भर देती है। तो उसका मतलब ये है 50 लाख करीब की ये जो मशीन है जो भरती है उठाकर ये, और 25 लाख 30 लाख की ऐसी गाड़ियां आती होंगी बड़ी बड़ी। ये कुछ करोड़ रुपए का जब तक ये ढांचा नहीं रहता है तब तक अवैध रेत की खुदाई करने वाले रेत सप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुछ करोड़ रुपए अवैध धंधे में लगा के अगर इन मशीनों से अवैध खुदाई चल रही है, ऐसे बड़े बड़े डंपर लगाकर उसकी अवैध सप्लाई और बिक्री हो रही है, तो इनको डर क्यों नहीं लगता है। ये धंधा क्या इतना संगठित हो गया है कि शासन प्रशासन इनके खिलाफ कुछ भी ना कर सके। मैंने इस बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश की। जिन लोगों से मैंने बात की उनका कहना है कि बिल्डिंग मटेरियल का काम जो है, जो खदानों से निकल कर आता है, रेत खदान, मुरम, गिट्टी खदान से, ये 99% 2 नंबर का रहता है, टैक्स चोरी का रहता है, अवैध रहता है। सवेरे एक ट्रक की एक पर्ची बन जाती है, वो 24 घंटे तक वही पर्ची घूमते रहती है गाड़ियों में, अवैध सप्लाई होते रहती है। लोगों ने मुझको ये भी कहा कि पंचायत जो है अपने इलाके में जहाँ रेत की अवैध खुदाई हो रही है, गिट्टी का अवैध क्रशर चल रहा है, वहाँ हर ट्रिप के पीछे पंचायत अपना परसेंटेज तय कर लेती है, कमीशन तय कर लेती है कि कितना पैसा उसको मिलना चाहिए। मुझको लोगों ने ये भी कहा जब मैंने पूछताछ की कुछ लोगों से कि स्थानीय पत्रकार जो हैं वो भी तय कर लेते हैं कि किस खदान से कितना रुपया महीना मिलेगा या प्रति ट्रिप उनको कितना पैसा मिलेगा, प्रति ट्रक के डंपर के पीछे कितना पैसा मिलेगा, वो भी तय कर लेते हैं। थाना भी तय कर लेता है। जब पिछली सरकार थी भूपेश बघेल की सरकार, तो ऐसी रेत खदान वालों को जिला कलेक्टर की तरफ से जिला माइनिंग ऑफिसर जो है, खनिज अधिकारी, वो बतला देता था कि आपको फलाने नेता को पार्टनर बनाना है, कागज में नहीं बनाना है, धंधे में बनाना है, फलाने नेता को पार्टनर बनाना है तो आप चला सकेंगे यहाँ रेत खदान। लोगों ने कहा कि भाई कलेक्टर को इतना पैसा दिया है हमने, तब उन्होंने माइनिंग लीज साइन की है, इतने लाख रुपए दिए हैं। मुझको एक एक यानी हर एक का नहीं, लेकिन बहुत सारे कलेक्टरों का, बहुत सारे रेत खदान चलाने वालों का, बहुत सारे माइनिंग ऑफिसर्स का इनके नाम मालूम है, रकम मालूम है कि कितनी रकम का लेन देन हुआ है। देने वाले लोगों में मेरे कुछ दोस्त भी थे, अपना धंधा चलाना था, उनको देना पड़ा। इतना व्यवस्थित करप्शन है ये। इतना पैसा देने के बाद जब रेत खदान जिसको मिली है पैसा देकर, वो जब उसको चलाना चालू करता है तो माइनिंग ऑफिसर हर ट्रिप पे अपना पैसा, कलेक्टर के हिस्से का हर ट्रिप का पैसा, पंचायत का हर ट्रिप का पैसा, थाने का हर ट्रिप का पैसा, इतना और आ जाता है। इसके बाद उसको कहा जाता है कि आप फलाने
सत्तारूढ़ विधायक को या सत्ता की पसंद के इस आदमी को 50% का पार्टनर बनाए। तो कुछ एक रेत ठेकेदार जो है उन्होंने हाथ उठा दिए कि नहीं हो सकता, इसमें हमारे को कोई पैसा नहीं बचेगा। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये पिछले 5 साल से चल रहा है। उसके पहले थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ उस समय भी चलता था। सरकार कोई भी आ जाए, अवैध प्लॉटिंग नहीं रुकती, अवैध रेत खदान, अवैध मुरम खुदाई। आप नया रायपुर के इलाके में जाके देखिए, जहां हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। जिन लोगों की जमीन है वहां पर, वो अगर साल 6 महीने वहां नहीं गए तो पता लगेगा उनके जाने पे 25 फीट गहरा गड्ढा हो गया उनकी जमीन पे। वहां तक एक रैंप बनाकर धीरे धीरे खोदते हुए ऐसी ढलान बनाकर उससे मुरम निकाल कर मुरम सप्लायर लोगों ने बेच दिया, उसको खदान बना के छोड़ दिया। जमीन से 20 फीट 25 फीट नीचे जमीन उनकी रह गई। वहां पे वो तलघर बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैंने जाके देखा हुआ है कुछ एक दोस्तों के साथ, उनकी जमीन 15 फीट 20 फीट गड्ढे में चली गई है और जमीनें और गड्ढे में चली गई है। ये अवैध खुदाई का हाल है। जिसकी जमीन दिखे वहां मशीन लगाओ, अवैध खुदाई करो। जब तक उसको पता लगे, कोई बतलाए जाके, तब तक तो 15-20 फीट का गड्ढा छोड़ के चले जाते हैं मुरम सप्लायर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तरह तरह की गाइडलाइन जारी करता है कि रेत की खुदाई ऐसी होना चाहिए, ये मशीन नहीं लगना चाहिए, इतनी खुदाई नहीं होना चाहिए। कुछ काम नहीं आता। ये तो पूरा का पूरा धंधा ही अवैध चल रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियम जो है वो तो किसी कानूनी धंधे पे होंगे, जहां पूरा का पूरा अवैध धंधा चल रहा है और करोड़ों रुपए की मशीन और डंपर लगाकर अवैध धंधा चल रहा है। कोई ना कोई तो इनको भरोसा होगा कि कार्रवाई नहीं होगी। ये करोड़ों की मशीनें अगर जब्त हो जाएं तो भी शायद धंधा कुछ मंदा हो, अवैध धंधा। हालत यह है कि हिंदुस्तान में जगह जगह, छत्तीसगढ़ में तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में कई जगहों पर यह हुआ है कि अवैध रेत खुदाई करने वाले लोगों ने रोकने वाले अफसरों को कुचल कर मार डाला है। ये पड़ोस के मध्य प्रदेश में हुआ है। ये अवैध रेत खुदाई करने वालों ने अपनी गाड़ियों से अफसरों को कुचल कर मार डाला। यूपी, बिहार, एमपी तीनों जगह का मुझको याद है। किस हिम्मत से इतना बड़ा अवैध कारोबार होता है। रेत माफिया है, खनिज माफिया है, खनन माफिया है। मुझको एक ने कहा कि 8,000 10,000 में जो एक डंपर यहाँ तैयार होता है छत्तीसगढ़ में, वो मुंबई तक 50,000 रुपए में बिकता है जाकर। मैं नहीं जानता ये जानकारी सच है या नहीं, लेकिन लोगों ने कहा। सरगुजा से मुझको खबर लगती है कि वहां से हजारों ट्रक रेत, हजारों डंपर भर के रेत निकल कर रांची, बनारस चारों तरफ जाकर बिकती है। कोई जरूरी नहीं है कि बड़े शहर में ही बिकती हो, जहां निर्माण होता है वहां रेत की जरूरत पड़ती है। खुद छत्तीसगढ़ में हालत यह है कि रेत के दाम बेकाबू हैं, जमीनों के दाम बेकाबू हैं। अवैध कारोबार चल रहा है प्लॉट्स का, जमीन का, मकान बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग पूरी जिंदगी की कमाई लगा के एक भूखंड छोटा सा खरीदते हैं। रजिस्ट्री भी हो जाती है उसकी, पता नहीं कैसे होती है। उसके बाद कभी म्युनिसिपल के लोग, कभी टाउन प्लानिंग के लोग, कभी कोई ये जाके उसको तोड़ देते हैं, सड़कों को काट देते हैं, उखाड़ देते हैं, वहाँ की अप्रोच रोड में गड्ढा कर देते हैं, नालियों को तोड़ देते हैं। बनते कैसे हैं इतना? उस इलाके में भी तो म्युनिसिपल के लोग तैनात रहते हैं, रोज गुजरते हैं वहाँ से। 20 एकड़ 22 एकड़ का शायद कल अवैध प्लॉटिंग तोड़ा गया है राजधानी रायपुर से लग कर। कैसे होता है ऐसा? 22 एकड़ जमीन में तो अगर 4 लोग नाप तोल करते रहें तो म्युनिसिपल को दिखना चाहिए। पंचायत का इलाका है तो पंचायत को दिखना चाहिए। जो उस इलाके के पटवारी रहते हैं उनको मालूम रहता है कि कौन प्लॉटिंग करने के लिए जमीन खरीद रहे हैं।
कई बड़े नेता हैं यहाँ के रायपुर के, जिनके बच्चे जो हैं, बेटे हैं खासकर, इसलिए मैं क्यों ज़बरदस्ती बेटियों का नाम लूँ, बेटे उनके जो हैं लैंड बैंक बनाते हैं, बड़ा बड़ा 200 एकड़ 400 एकड़ का लैंड बैंक बनाते हैं, ज़मीनें खरीद कर, उसके बाद किसी एक कॉलोनाइज़र को बेच देते हैं पूरा, या खुद प्लॉटिंग करके बेचते हैं उसको। कोई नियम लागू नहीं होता। अगर रायपुर शहर में, राजधानी में कल 22 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग पे बुलडोजर चला है, तो जाहिर है कि 22 एकड़ की प्लॉटिंग रातों रात तो हुई नहीं है। चारों तरफ यही हाल है अवैध प्लॉटिंग का, न केवल रायपुर में, पूरे प्रदेश में हर शहर कस्बे में अवैध प्लॉटिंग का यही हाल है, अवैध रेत खुदाई का यही हाल है। करोड़ों की मशीनें लगाकर और डंपर लगाकर ये कारोबार होता है। आपको लगता है कि इनको अगर एक बार गंभीरता से राजसात कर लिया जाता, इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिए जाते, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता, इनके ड्राइवर कंडक्टर को भी पकड़ लिया जाता, तो क्या यह धंधा चल पाता? क्या यह धंधा पंचायत की जानकारी के बिना चल सकता है? क्या स्थानीय थाने की जानकारी के बिना चल सकता है? पूरा का पूरा अवैध कारोबार। मैं आज केवल 2 अवैध कारोबार की बात करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अधिकतर प्रदेशों में यही हाल है। छत्तीसगढ़ में अराजकता और ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में सरकार की कार्रवाई इन 2 चीज़ों में नहीं दिखती है, और चीज़ों में भी नहीं दिखती है। जैसे ओवरलोड गाड़ियाँ जो चलती हैं, खनिजों की भी चलती हैं, दूसरी भी चलती हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं दिखती है मुझको। इतना संगठित अवैध कारोबार, इतना संगठित जुर्म। सरकार को खनिज रॉयल्टी ढेर सारी मिलनी चाहिए थी। अवैध गिट्टी क्रशर चल रहे हैं, गिट्टी क्रशर अवैध चल रहे हैं। गिट्टी क्रशर जितनी गिट्टी बना रहे हैं उसके 5% का भी वो बिल नहीं काटते, 5% पे भी रॉयल्टी नहीं देते। आमतौर पर अपनी ज़मीन से परे से गिट्टी के पत्थर खोदकर उसकी गिट्टी पहले बना लेते हैं, अपनी ज़मीन पे बाद में बनाते हैं। 100 तरीके से अवैध धंधा चल रहा है खनिजों का, जो गौण खनिज कहलाते हैं, जो मामूली खनिज कहलाते हैं। ये मामूली नहीं है, इनका कारोबार इतना बड़ा है। आप अपने घर में एक पखाना बनाने जाएं तो भी आपको रेत लगेगी, गिट्टी भी लगेगी, उसका छत ढालेंगे, फर्श करेंगे पक्का तो गिट्टी भी लगेगी। ये सारा का सारा इतना बड़ा और इतना संगठित अवैध कारोबार है। रेत का कारोबार इतना बड़ा है कि इसमें पिछली भूपेश सरकार जो है, उस वक्त अलग अलग हर कलेक्टर को कह दिया जाता था बिना सत्ता की भागीदारी के एक भी रेत खदान नहीं चलेगी। मुझको अभी का नहीं मालूम है, इस सरकार में मैंने बारीकी से देखा नहीं है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़ा समय हुआ है। लेकिन रोज 2-2, 4-4 अलग अलग जगहों की खबरें आती है कि कैसे बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर, बड़े बड़े डंपर चलाकर रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, अवैध खुदाई चल रही है। मैं हैरान होता हूं, सरकार के पास इतनी ताकत है कि ऐसी खुदाई करने वाली हर मशीन पे नज़र रख सकती है। वो ये शर्त लगा सकती है, ये मशीन आप कहाँ ले जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं आप पहले बताएंगे उस थाना इलाके में, ताकि कोई हादसा हो तो पुलिस को पता रहे कि उनके थाने के इलाके में ये मशीन कहाँ चल रही है। मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा कहे कि मैं वो थाने का एक बैरियर और चालू करवा दूंगा, वहाँ और पैसा देना पड़ेगा। पैसा तो अभी भी देना पड़ता है रेत ठेकेदार को सब जगह। और ये रेत ठेकेदार जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, पूरी तरह से अवैध खुदाई कर रहे हैं, ये पैसा भी दे रहे हैं ऊपर सब जगह, सत्ता की भागीदारी भी इसमें रहती है। ये आपस में गिरोहबंदी भी कर रहे हैं। जैसे सीमेंट कारखाने वाले कार्टेल बना लेते हैं और रातों रात सवेरे आप उठे, पता लगा आज से सीमेंट की बोरी 20 रुपये महंगी हो गई। उसमें सत्ता में कितना रुपया बोरी जाती है मुझको नहीं मालूम, लेकिन एक साथ सारे कारखाने रेट बढ़ा देते थे। ऐसा ही एक साथ सारे
रेत सप्लायर रेत बढ़ा रहे हैं, उनका संघ बन गया है, रेत सप्लायर का संघ बन गया है। यानी अभी केवल चाकूबाज, गांजा तस्कर, अवैध शराब बनाने वाले लोग, इनका भर अभी गिरोह नहीं बन पाया, इनका संघ नहीं बन पाया है। जो पूरी तरह से अवैध खुदाई की रेत है, उसके सप्लायर, उसके ट्रांसपोर्टर, इनके संघ बन गए हैं। ये सरकार को धमकी देते हैं, ज़्यादा कार्रवाई करोगे तो रेत की सप्लाई बंद कर देंगे। मैं हैरान रहता हूँ कि सरकार कैसे गुंडों की इतनी धमकी को बर्दाश्त करती है। इस पे सोचने की ज़रूरत है। आपके आसपास अभी पंचायत के, म्यूनिसिपल के चुनाव कुछ महीनों के भीतर होंगे। लोग आएंगे, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। अभी से लोग आएंगे, धीरे धीरे डोरे डालना अभी से चालू कर देंगे। उनसे पूछिए कि रेत का, गिट्टी का, मुरम का अवैध कारोबार इतना क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा दाम है, सरकार को कितना पैसा मिलता है, सरकार को रॉयल्टी कितनी मिल रही है और कितने में बिक रहा है, लागत कितनी आती है। आखिर लागत और मुनाफे का कोई तो अनुपात रहना चाहिए ना। किसी चाकूबाजी जैसा थोड़ी रहना चाहिए कि 250 रुपए का चाकू आया, 2.5 लाख रुपया लूट लिया। ऐसा अनुपात किसी धंधे में नहीं रहता। पता लगाइए जरा, पूछिए लोगों से, जो आपको नेता दिखे किसी भी पार्टी के, उनको पूछिए क्यों इतनी महंगी मिल रही है रेत हमको। सोशल मीडिया पर लिखिए, सरकार को पूछिए, विपक्ष को पूछिए, अफसर किसी से आपकी पहचान हो, वहां तक पहुंच सके तो उनसे पूछिए। मैं भी सरकार से पूछ रहा हूं कि इतना संगठित अवैध कारोबार क्यों नहीं रोका जा रहा है। मैंने पिछली सरकार तक तो देखा हुआ है कि सत्ता पक्ष के एक और विपक्ष के दो सबसे बड़े नेताओं के बच्चे जो हैं, लड़के, वो मिल के अवैध प्लाटिंग किए, कोई नहीं रोक पाया। अवैध प्लाटिंग पे बड़े बड़े अफसरों ने, बड़े बड़े नेताओं ने प्लाट उसमें ले लिए, वहाँ अपने फार्म हाउस, आउट हाउस, मकान बना लिए। टाउन प्लानिंग कुछ नहीं कर पाया, उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती वहाँ तक जाने की, उस इलाके तक जाने की। सारे बड़े बड़े अफसर हैं वहाँ पर। क्या होगा इसका? इतना संगठित कारोबार 2 नंबर का। जो नेता मिले, अफसर मिले आपको, सरकार के जो प्रतिनिधि मिले, उनसे पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं आप। मैं आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, इन 2 दायरों के, ऐसे और बहुत से दायरे हैं, लेकिन आज इन 2 दायरों के सवाल छोड़कर जा रहा हूँ आपके पास, क्योंकि मैं आज फिर केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बारे में आज बात करना नहीं चाहता था। उस बारे में संपादकीय मैंने अखबार में लिखा है, कल परसों आपके सामने कैमरे पर भी कहा था, तो आज फिर मैं उस पर दोहराना नहीं चाहता था। इसलिए एक नया विषय है, हमारे आपके सबके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हर प्रदेश में है। पूछिए लोगों को कि मैंने पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के ये एक प्लाट खरीदा, अब आज आप बोल रहे हो कि अवैध प्लाटिंग है, तो पहले समय रहते क्यों नहीं रोका था? मैंने तो उसको जायज़ समझ के खरीद लिया था। सोच के देखिएगा। और आपके आसपास सत्ता से, विपक्ष से जुड़े जो आए, सवाल जरूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे। आपको मेरी बात अगर जायज़ लगती है तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसका लिंक और दोस्तों को भी भेजिएगा, वो भी सवाल कर सकें। सत्ता सवालों से घबराती है, इसलिए सवाल ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है। आप में से बहुत से लोगों का तजुर्बा भी होगा, आपने 2 नंबर का दाम देकर रेत, ज़मीन, गिट्टी, मुरम कुछ न कुछ खरीदा होगा। आप लिखिए उसके बारे में नीचे। चलते चलते मध्य प्रदेश की एक खबर है, 2 दुपहिए वहाँ कल टकराए हैं, 2 टू व्हीलर कल टकराए हैं, 4 लोग मर गए। आगे मैं क्या कहने वाला हूँ आपको मालूम है। अगर ये चारों हेलमेट लगाए रहते तो शायद इनमें से कोई बच जाते, हो सकता है चारों नहीं बचते, लेकिन दुपहिए की दुपहिए से टक्कर हुई है।
ऐसा भी नहीं कि ट्रक से टक्कर हुई कि चक्के तले पूरा बदन कुचल गया हो। सोच के देखिएगा, क्या आपको सचमुच बिना हेलमेट चलने में शान लगती है? आज सुबह मेरे सामने एक बुलेट वाले चल रहे थे, मैं साइकिल से जा रहा था, वो बगल से बुलेट से तेजी से निकले। उनका हेलमेट मेरे बदन को छूते हुए निकला, उनका सिर छूते हुए नहीं निकला, मोटरसाइकिल की बगल में हेलमेट टांग रखा था। तो उनको अंदाज अपनी मोटरसाइकिल की चौड़ाई का रहा होगा, ये हेलमेट और एक्स्ट्रा हो गया, तो मेरे बदन को छूते हुए निकला, हुआ नहीं मुझको कुछ। लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ, तेज रफ्तार बुलेट पे जा रहे हैं, हेलमेट बगल में टांग के रखें, सिर पे रखने में उनको बोझा लगता है। उनको ये अंदाज नहीं है कि जब 4 लोग आखिरी में उठा के ले जाएंगे तो उनको कितना बोझ लगेगा। आप सोच के देखिएगा, उन 4 या 8 या 12 लोगों के कंधों पे जो बोझ रहेगा, उससे तो हेलमेट बहुत हल्का है। फिर मिलेंगे।